Hello everyone, this is Sakshi Vishnoi. Welcome to Magnet Brains Competition. तो इस वीडियो में हम लोग क्या देखेंगे? इस वीडियो में हमारा जो एग्जाम है जैब, इसका जो पेपर 1 है प्रिंसिपल्स एंड प्रैक्टिसेस ऑफ बैंकिंग, इसका मॉड्यूल बी फंक्शंस ऑफ बैंक का टॉपिक मीनिंग, डेवलपमेंट एंड ऑब्जेक्टिव्स ऑफ एमएसएमई। बेसिकली ये जो हमारा टॉपिक है एमएसएमई से रिलेटेड वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एज पर द एग्जाम पर्सपेक्टिव। एमएसएमई क्यों ज़रूरी है? तो जब हम इसके ऑब्जेक्टिव्स वगैरह पढ़ेंगे, इसका मीनिंग समझेंगे, तो उसमें जो है हमें क्लियरली समझ में आ जाएगा कि एमएसएमई को पढ़ना एंड एमएसएमई के बारे में सब कुछ पता होना क्यों जो है ज़रूरी होता है। नाउ इस पर्टिकुलर वीडियो में हम बिल्कुल बेसिक सी चीज़ देखेंगे कि क्या जो है मीनिंग होता है एमएसएमई का। माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस की बात करें तो माइक्रो कौन सी एंटरप्राइज को बोला जाता है, स्मॉल किसे बोला जाता है एंड मीडियम किसे बोला जाता है, इसे समझेंगे। कैसे जो है ये ओवर द ईयर्स डेवलप हुआ है एंड साथ ही साथ क्यों जो है एमएसएमई जरूरी है। नाउ जैसे कि एमएसएमई इकोनॉमी के लिए जरूरी है, सो अकॉर्डिंगली एक बैंक के लिए भी एमएसएमई बहुत जरूरी हो जाती है, बिकॉज एक मेजर प्रोपोर्शन ऑफ जो हमारी इंडस्ट्रीज है वो एमएसएमई की कैटेगरी में आती है। एंड ये जो एमएसएमईज होती है इन्हें बहुत सारे डिफरेंट काइंड ऑफ फाइनेंसेस की जरूरत पड़ती है, और ये फाइनेंसेस कौन प्रोवाइड करता है? जो बैंक्स हैं वो। तो इसलिए बैंक्स को एज अ बैंकर, और एक हम बात करें तो जो भी बैंकर्स होते हैं उन्हें एमएसएमई के बारे में पता होना, और एमएसएमई के लिए जो लोन्स देने के लिए, फाइनेंस प्रोवाइड करने के लिए जो सारी रिक्वायर्ड चीजें हैं, जो सारे रिक्वायर्ड प्रोसीजर्स हैं, ये पता होना, साथ ही साथ जो है बहुत ही वेल वर्स्ड होना उनके साथ में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो अब अगर मैं इस टॉपिक की बात करूं तो इसमें हम बिल्कुल बेसिक लेवल देखेंगे। यहाँ पर हम मतलब जो मीनिंग वगैरह है ये सारी चीजें देखेंगे, हल्का फुल्का जो है बैंक से क्या रिलेशन है इसे देखेंगे। बाकी जो हमारे आगे आने वाले वीडियोस होंगे उसमें हम जो प्रॉपर जो एमएसएमई डेवलपमेंट एक्ट है उसे भी समझेंगे, साथ ही साथ जो लेंडिंग के जो वेरियस हमारे प्रोसीजर्स होते हैं, किस वे से जो है लेंड किया जाता है मनी को, इस सारी चीजों को हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं सबसे पहले इस वाले टॉपिक के साथ में। सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं कि जो एमएसएमई है उनका मीनिंग क्या है और उसका जो डेवलपमेंट है वो कैसे हुआ है। ठीक है, एंड देन फिर हम लोग जो है इसके ऑब्जेक्टिव्स देख लेंगे। सो विद द एडवेंट ऑफ प्लान्ड इकोनॉमी फ्रॉम 1951 एंड द सब्सिक्वेंट इंडस्ट्रियल पॉलिसी pursued by the government of India, both the planners and the government earmarked a special role for the small scale industries and medium scale industries in the Indian economy. Due protection was accorded to both sectors and particularly for the small scale industries from 1951 to 1991 till the nation adopted a policy of liberalization and globalization. 1991 में जो है लिबरलाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन एंड प्राइवेटाइजेशन हुआ था इकोनॉमी में। जिस इस पर्टिकुलर चीज से आप लोग काफी वेल वर्स्ड होंगे दैट एलपीजी पॉलिसीज 1991 में जो है इंट्रोड्यूस की गई थी। उसके पहले जो है प्रॉपर जो है ड्यू प्रोटेक्शन जो है वो प्रोवाइड किया जाता था सारे ही सेक्टर्स को, स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज को एंड जो हमारी मीडियम स्केल इंडस्ट्रीज है, जो माइक्रो स्केल इंडस्ट्रीज है, इन्हें कौन सा जो है टाइम ड्यूरेशन के बीच में हम लोग बात करें 1951 से लेकर 1991 तक, क्योंकि उस टाइम पर जो हमारी जो गवर्नमेंट की जो सारी पॉलिसीज थी वो कैसी थी? इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन करना, ये सारी चीजें करना। मतलब कि ये बेसिकली ये था उस टाइम पे गवर्नमेंट का मेन मोटिव कि हमारी जो डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज है उनका प्रोटेक्शन हो, हमारी जो डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज है वो ग्रो हो सके, और उनका जो है फॉरेन इंडस्ट्रीज के साथ में कॉम्पिटिटिवनेस कम करने के लिए इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशंस एंड कोटास जो है इनका यूज किया गया था। सो विथ दैट मतलब कि 1991 के पहले अगर हम लोग बात करें तो काफी जो है गवर्नमेंट ने स्टेप्स लिए थे हमारी जो डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज हैं इन्हें सेटअप करने के लिए और इन्हें जो है इनका जो एडवेंट है वो इंक्रीज करने के लिए। बट आफ्टर 1991 जो एलपीजी रिफॉर्म्स आए तो एलपीजी रिफॉर्म्स में जो है हमें अपनी जो इकोनॉमी है उसे ओपन इकोनॉमी बनाना पड़ा था, एंड जो फॉरेन सेक्टर है उसे भी अपनी जो इकोनॉमी है उसका पार्ट बनाना पड़ा था। ठीक है, बट बिफोर दैट बात करें तो सेम था। अब आफ्टर 1991 भी तो गवर्नमेंट यही सोचेंगी कि नहीं, हमारी जो डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज है वो ग्रो होनी चाहिए, क्योंकि हम लोगों को अगर प्रॉफिट अर्न करना है एंड इफ वी वांट कि हमारी इकोनॉमी जो है वो ग्रो करे तो उसके लिए जरूरी है
कि जो इकोनॉमी की, जो हमारी डोमेस्टिक इकोनॉमी है वो ग्रो करे, जो डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज है वो ग्रो करे। क्योंकि अगर हम सिर्फ और सिर्फ फॉरेन सेक्टर पर डिपेंडेंट रहेंगे तो यहाँ के लोगों की इनकम भी नहीं हो पाएगी, सेकेंड चीज की हमारी इकोनॉमी ग्रो भी नहीं हो पाएगी। इसलिए ये क्या हो जाता है, ये इंपॉर्टेंट था। ठीक है, तो आगे क्या क्या स्टेप्स लिए गए, कैसे जो है डेवलप किया गया, कैसे जो है बैंक्स को बोला गया कि आप जो हो ये जो एमएसएमईज होते हैं इन्हें एक प्रायोरिटी सेक्टर में रखिए और वेरियस जो फाइनेंसेस है वो प्रोवाइड कीजिए। इन सारी चीजों को ही हम लोग आगे देखेंगे। ठीक है, नाउ जो टाइप्स ऑफ एंटरप्राइजेस देख लेते हैं। अब जो किसी भी एंटरप्राइज को, किसी भी इंडस्ट्री को माइक्रो, स्मॉल या मीडियम अगर हम बोलते हैं तो वो किस बेसिस पर बोलते हैं, तो वो बोला जाता है उसके इन्वेस्टमेंट एंड उसके टर्नओवर के बेसिस पर। ठीक है, अब इन्वेस्टमेंट एंड टर्नओवर आप लोगों को पता होना चाहिए, ये बहुत ही बेसिक सी जो है हमारी चीजें हैं। ये आपके एग्जाम में जरूर पूछी जा सकती है कि एक माइक्रो एंटरप्राइज में जो इन्वेस्टमेंट है वो कितने तक का हो सकता है, उसका टर्नओवर कितना हो सकता है। सेम गोज टू दी अदर काइंड ऑफ इंडस्ट्रीज ऑल्सो। ठीक है, सो माइक्रो की अगर हम लोग बात करें तो इसमें इन्वेस्टमेंट जो है वो 1 करोड़ तक का हो सकता है, मैक्सिमम बोला जा रहा है। ठीक है, मतलब कि अगर 1 करोड़ से कम का इन्वेस्टमेंट किया गया है तो वो माइक्रो एंटरप्राइज कहलाएगा और उसका जो ओवरऑल टर्नओवर है वो 5 करोड़ तक का ही हो सकता है। ठीक है, दैट मीन्स 5 करोड़ के अंदर अंदर तक का अगर टर्नओवर है और अगर 1 करोड़ के अंदर तक का इन्वेस्टमेंट है तो उसे माइक्रो एंटरप्राइज कहा जाता है। जब हम स्मॉल की बात करते हैं तो इन्वेस्टमेंट हो जाता है 10 करोड़ का एंड जो टर्नओवर है वो हो जाता है 50 करोड़ का। ठीक है, एंड मीडियम का क्या हो जाएगा, मीडियम का इन्वेस्टमेंट है 50 करोड़ एंड टर्नओवर है 250 करोड़। ठीक है, एंड जो भी 50 करोड़ से ज्यादा जिनमें इन्वेस्टमेंट किया जाता है वो हमारी लार्ज एंटरप्राइजेस में आ जाते हैं एंड वो जो है वो एमएसएमई के जो टर्म्स है या एमएसएमई की जो कैटेगरी है उसमें इंक्लूड नहीं होते हैं। ऑल राइट, then the policy of small, tiny and village enterprise of August 1991 laid the framework for government support in the context of liberalization, which sought to replace protection with competitiveness to infuse more vitality and growth to MSMEs in the face of foreign competition and open market। अब जैसे कि मैंने इनिशियली आपको बताया कि आफ्टर 1991 भी गवर्नमेंट ने वेरियस मेजर्स लिए ताकि हमारी जो इंडस्ट्रीज है वो प्रोटेक्ट हो सके एंड हमारी इंडस्ट्रीज जो है वो भी इस कॉम्पिटिटिव एज में आ सके। तो इसके लिए जो है एक पॉलिसी बनाई गई थी स्मॉल, टाइनी एंड विलेज एंटरप्राइजेस की। कौन से ईयर में, 1991 अगस्त में। ठीक है, जिसमें कि जो है वेरियस फ्रेमवर्क था कि गवर्नमेंट कैसे सपोर्ट करने वाली है इन सारे एंटरप्राइजेस को ताकि वो जो है फॉरेन सेक्टर के साथ में, फॉरेन एंटरप्राइजेस के साथ में जो है कंपीट कर सके। ठीक है ना, यहाँ पर जो वेरियस एक एक जो फ्रेमवर्क है वो हमें पढ़ने की जरूरत नहीं है। ठीक है, जितना जितना जो है इंपॉर्टेंट चीज है हम वो देखते जाएंगे, जो चीज इंपॉर्टेंट नहीं है एज पर द एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू हम उन्हें स्किप भी करते जाएंगे। ऑल राइट, सपोर्टिव मेजर्स कंसंट्रेटेड ऑन इंप्रूविंग इंफ्रास्ट्रक्चर, टेक्नोलॉजी एंड क्वालिटी। जो सपोर्टिव मेजर्स है वो किस चीज के लिए प्रोवाइड किए गए या किस चीज पर कंसंट्रेटेड थे, तो इंफ्रास्ट्रक्चर को इंप्रूव करना, टेक्नोलॉजी को इंप्रूव करना एंड क्वालिटी को इंप्रूव करना। इन सब पर जो है कुछ सपोर्टिव मेजर्स जो है वो गवर्नमेंट ने प्रोवाइड किए थे। The Small Industries Development Bank of India, that is SIDBI, and a Technology Development and Modernization Fund, that is TDMF, were created to accelerate finance and technical services to the sector. The Delayed Payment Act 1993 was enacted to facilitate prompt payment of dues to MSME. ये जो डिलेड पेमेंट एक्ट है इसे हम लोग आगे पढ़ेंगे, एक सेपरेटली एक वीडियो में देखेंगे कि ये क्या था। देखिए, मैं एक वीडियो में सब कुछ कंबाइन करके नहीं पढ़ा रही हूँ ताकि जो है आप लोगों के ऊपर भी एकदम से ऐसा बर्डन ना है कि अच्छा एक ही में सब कुछ हो गया। ठीक है, इसलिए जो है हम छोटे छोटे वीडियोस में जो है पूरा अपना जो कोर्स है उसे कंप्लीट करेंगे। ऑल राइट ना, जो इसके लिए जो मेन किसे जो है अथॉरिटी दी गई थी, सो जो स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया है दैट इज सिडबी है, साथ ही साथ जो टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट एंड मॉडर्नाइजेशन फंड है दैट इज TDFM है, ये क्रिएट किए गए थे ताकि जो फाइनेंस है वो
एक्सेलरेट हो सके और जो टेक्निकल सर्विसेज हैं वो भी इस सेक्टर को प्रोवाइड की जा सके। नाउ यूजुअली अगर हम लोग देखें तो सिडबी आप सभी लोगों को पता है, लेकिन जो मेन चीज आती है कि क्या सिडबी का फुल फॉर्म आपको पता है? अगर पता है तो बहुत अच्छी बात है, और अगर नहीं पता है तो यही छोटी छोटी चीजों को आपको ध्यान रखना है कि सिडबी का फुल फॉर्म क्या है। ओके, ये जो हमारा जो एमएसएमई है इसके डेवलपमेंट में जो टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट है उसमें किस पर्टिकुलर जो है इंस्टीट्यूट को या एजेंसी को जो है प्राइम जो है माना गया था और किसे ये अथॉरिटी दी गई थी? सो अगर टेक्नोलॉजी से रिलेटेड है तो वो हो जाएगा आपका टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट एंड मॉडर्नाइजेशन फंड, एंड इफ फाइनेंस से रिलेटेड है तो वो आ जाएगी आपकी सिडबी, दैट इज द स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया। ठीक है। Then the Ministry of MSME, earlier known as Ministry of Small Scale Industries and Agro and Rural Industries, came into being from 1999 to provide focused attention to the development and promotion of this sector. Now यहाँ से एक क्वेश्चन आ सकता है, that is जो MSME है उसने किसे रिप्लेस किया है, या फिर हम ये बोल सकते हैं कि MSME जो है वो किसकी एक सक्सेसर यूनिट है? So that is of Ministry of Small Scale Industries and Agro एंड रूरल इंडस्ट्रीज। ठीक है, ये जो छोटी छोटी चीजें है ना ये आप लोगों को बहुत अच्छे से ध्यान रखनी है, बिकॉज बेसिकली क्या होता है हमें पूरा कंसेप्ट पता है लेकिन ये जो कुछ छोटी छोटी चीजें हैं ये हम स्किप कर जाते हैं, तो ये आप लोगों को जो है याद रखनी है। ठीक है, और जो एमएसएमई है, जो मिनिस्ट्री ऑफ एमएसएमई है वो कब से जो है इफेक्ट में आई है? 1999 से। 1999 के पहले क्या होता था? उसके पहले जो है मिनिस्ट्री ऑफ स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज एंड एग्रो एंड रूरल इंडस्ट्रीज होता था। ठीक है, the new policy package announced in August 2000 sought to address the persisting problems relating to credit, infrastructure, technology and marketing more effectively। ठीक है, जो न्यू पॉलिसी पैकेज था कौन से ईयर का? अगस्त 2000 का। उसमें क्या क्या चीजों पर एड्रेस किया गया और किस किस पर फोकस किया गया? जो परसिस्टिंग प्रॉब्लम्स थी रिलेटेड टू क्रेडिट थी, ठीक है, क्रेडिट से रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम्स है, इंफ्रास्ट्रक्चर, टेक्नोलॉजी और मार्केटिंग, इन सब से रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम्स थी उन पर फोकस किया गया था और उस पर जो है सॉल्यूशंस निकाले गए थे कि कैसे इन सारी चीजों को ठीक किया जा सकता है। A credit linked capital subsidy scheme was launched to encourage technology upgradation in the MSME sector, and a credit guarantee scheme was started to provide collateral free loans to micro and small entrepreneurs, पर्टिकुलरली द फर्स्ट जनरेशन एंटरप्रेन्योर्स। ठीक है, एक जो है क्रेडिट लिंक कैपिटल सब्सिडी स्कीम लॉन्च की गई थी जिसकी हेल्प से जो क्रेडिट है वो प्रोवाइड किया जा रहा था एंटरप्रेन्योर्स को, ताकि वो जो है प्रॉपरली अपना ये जो डेवलपमेंट है और जो ये जो फाइनेंस की कमी की वजह से जो लोग नहीं आ पाते हैं इस सेक्टर में या नहीं जो है बहुत ज्यादा इसमें अपना पार्ट या रोल प्ले कर पाते हैं, वो सारी चीजें जो है वो क्या की जा सके, वो जो है सारी चीजें साइड रखी जा सके। ठीक है, ताकि जो प्रॉपर डेवलपमेंट है वो हो सके। एंड बहुत सारे टाइम पे ये होता है कि बहुत सारे एंटरप्रेन्योर्स के पास में बहुत अच्छे अच्छे आइडियाज होते हैं, बट बिकॉज ऑफ द लैक ऑफ फाइनेंस वो लोग उसे इम्प्लीमेंट नहीं कर पाते। तो बस वही सारी चीजों को जो है डिसमिस करने के लिए क्या किया गया था, एक क्रेडिट लिंक कैपिटल सब्सिडी स्कीम जो है वो प्रोवाइड की गई थी, जिसमें कि कोलेटरल फ्री लोन्स जो है वो प्रोवाइड किए जा रहे थे माइक्रो स्मॉल एंटरप्रेन्योर्स को। ठीक है, कोलेटरल फ्री लोन्स प्रोवाइड करना, दैट इज बहुत ज्यादा जो है हेल्पफुल चीज ये हो जाती है। ठीक है, then the exemption limit for relief from payment of central excise duty was raised to rupees 1 crore and a market development assistance scheme for MSMEs was introduced। इस पर्टिकुलर स्कीम में जो एक्साइज ड्यूटी है उसमें 1 करोड़ तक की जो है वो क्या थी, वो छूट दी गई थी कि इतने का जो है आपका क्या हो रहा है, पूरे आउटपुट्स बन रहे हैं तो आपकी जो एक्साइज ड्यूटी है वो नहीं लगाई जाएगी। ठीक है, और जो है एक मार्केट डेवलपमेंट असिस्टेंस स्कीम जो है वो इंट्रोड्यूस की गई थी फॉर द एमएसएमईज। At the same time, consultations were held with stakeholders and the list of products reserved for production in the MSME sector was gradually reduced year by year। ठीक है, then in 2006 the long awaited enactment for this act finally became a reality with the passage of Micro, Small and Medium Enterprises Act। 2006 में एक जो है एक्ट एनैक्ट किया गया था
जो कि बहुत ही ज्यादा लॉन्ग अवेटेड हम लोग बोलेंगे, और इस एक्ट के बारे में हम लोग आगे भी पढ़ेंगे कि ये क्या था एमएसएमई डेवलपमेंट एक्ट वगैरह, इसमें क्या क्या जो है चेंजेस लाए गए थे एंड और जो है बाद में क्या क्या चेंजेस हुए हैं. So in March 2007, a package for the promotion of micro and small enterprises was announced, which comprises the proposal schemes having direct impact on the promotion and development of the micro and small enterprises, particularly in view of the fast changing economic environment wherein to be competitive is the key to the success. ठीक है, 2007 में जो है फिर से एक जो है प्रमोशन का पैकेज जो है वो लाया गया था, दैट इज फॉर द माइक्रो एंड स्मॉल एंटरप्राइजेस, जो कि अनाउंस किया गया था, जिसमें कि एक प्रपोजल या स्कीम हम बोल सकते हैं जिसका डायरेक्ट इंपैक्ट किस पर था, प्रमोशन था और डेवलपमेंट था माइक्रो और स्मॉल एंटरप्राइजेस पर. ठीक है, जो ये माइक्रो एंड स्मॉल एंटरप्राइजेस है ये हमारी एक काइंड से हम बोलेंगे कि बहुत ज्यादा लेबर इंटेंसिव होती है. सो दीज प्रोवाइड एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज. ठीक है, जो कि बहुत ज्यादा जरूरी है, उसकी वजह से इकोनॉमिक ग्रोथ भी होती है. और साथ ही साथ जो लोग बहुत ज्यादा फाइनेंसेस नहीं लगा सकते, वो छोटा छोटा जो है इन्वेस्टमेंट करके क्या कर सकते हैं, कुछ अच्छा जो है हमारी इकोनॉमी को प्रोवाइड कर सकते हैं. इसलिए जो है एमएसएमईज बहुत ही ज्यादा जरूरी होती है. ठीक है, तो यहाँ पर हम जो है इसका प्रॉपर डेवलपमेंट पढ़ रहे हैं कि कैसे कैसे ईयर बाय ईयर चेंजेस हुए हैं. इसे आप लोग बहुत ज्यादा, मैं ये नहीं बोलूंगी कि बहुत ज्यादा जो है फोकस करके इसे जो है याद रखना ही रखना है, लेकिन एक बार जो है अच्छे से सारी चीजों को पढ़ लीजिए, अच्छे से एक बार सारी चीजों को समझ लीजिए, जिसकी वजह से अगर बाय चांस यहां से कहीं से कोई क्वेश्चन फंस जाता है तो वो आप इजीली उसे आंसर कर पाओगे. ठीक है, now as seen above, MSME is always represented the model for socio-economic policies of the government of India, which emphasized a judicious use of foreign exchange for import of capital goods and inputs, a labor-intensive mode of production, employment generation, non-concentration or diffusion of economic power in the hands of few, discouraging monopolistic practices of production and marketing, and finally an effective contribution to foreign exchange earnings of the nation with low import intensive operations, coupled with the policy of decongestion or diffusion of industrial activities in few geographical centers. यहाँ पर बेसिकली जो MSME हैं उनके कुछ इम्पोर्टेंस के जो है पॉइंट्स दिए गए हैं कि क्या क्या इम्पोर्टेंस होते हैं MSME के. MSME जो है वो हेल्प करती है एम्प्लॉयमेंट जनरेशन में. MSME जो है वो हेल्प करती है इस चीज में कि जो इकोनॉमिक पावर्स है वो सिर्फ और सिर्फ फ्यू हैंड्स में ना रहे. इसका मतलब क्या हो गया कि अगर जो बिग इंडस्ट्रीज है अगर सिर्फ वही वर्क करेगी तो पूरी इकोनॉमिक पावर उन्हीं के हैंड्स में चली जाएंगी, क्योंकि उन्हीं की वजह से इकोनॉमिक ग्रोथ हो रही है, राइट, उन्हीं की वजह से जीडीपी बढ़ रहा है. लेकिन जब बहुत सारे लोग हैं इसमें तो दैट क्लियरली मीन्स कि इकोनॉमिक पावर जो है वो एक हैंड्स में नहीं है, फ्यू हैंड्स में नहीं है, बहुत सारे जो है स्कैटर्ड मैनर में है. डिफरेंट ज्योग्राफिकल एरियाज जो है वहां पर डेवलपमेंट हो रहा है, वहां पर भी ऐसा नहीं है कि एक ही जगह पर डेवलपमेंट हो रहा हो. तो इस वजह से जो है सेक्टर बाय सेक्टर हर एक जगह पर एंड स्टेट बाय स्टेट जो है हर एक स्टेट डेवलप हो पा रहा है, जहां पर जिन रिसोर्सेस की जो है अबेंडेंस है अकॉर्डिंगली उन्हीं का जो क्या है उन्हीं से जो है प्रॉपर प्रोडक्शन किया जा रहा है. जिसके पास जो टैलेंट्स है उन टैलेंट्स वो जो सारे टैलेंट्स वो बाहर आ रहे हैं, साथ ही साथ वो हेल्प करते हैं जीडीपी को ग्रो करने में. तो ये सारी चीजें क्या हो जाती है, इंपॉर्टेंस हो जाती है एमएसएमई की, और इन्हीं सारे कारणों की वजह से जो है एमएसएमई बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है. Now, as per the MSME Annual Report 2018-19, the total number of unincorporated non-agriculture MSMEs according to the National Sample Survey carried out in 2015-16 were 633.88 lakh. That means 630, अगर मैं एक राउंड फिगर भी बोल दूं या 35 बोल दूं तो 635 lakhs अप्रॉक्स जो है क्या थी सारी एमएसएमई है. नॉन एग्रीकल्चरल एमएसएमई है, दैट इज एग्रीकल्चर के अपार्ट जो है इतनी एमएसएमईज जो है वो रजिस्टर की गई थी. यहाँ
हम बोले कि नेशनल सैंपल सर्वे के थ्रू जो है ये फाइंड आउट किया गया था कि इतनी सारी जो है एमएसएमईज वर्क कर रही है। नाउ वी कैन जस्ट इमेजिन कि इतनी एमएसएमईज है तो उनकी वजह से कितना सारा जो है हमारी इकोनॉमी के डेवलपमेंट में हेल्प कर रहा होगा एंड कंट्रीब्यूट कर रही होगी ये चीज, ठीक है। Of these 324.88 lakh, that is 51% MSMEs were in rural areas, ठीक है। रूरल एरियाज में कितनी परसेंट MSMEs देखने को मिली? 51%। यहाँ से आपको सिर्फ एक जो है कंपैरिजन करना है और अपने जो माइंड है उसमें फिक्स करके रखना है कि कहाँ पर कितना क्या क्या चीजें हमें देखने को मिल रही है, ठीक है। एक्टिविटी वाइज अगर डिस्ट्रीब्यूशन देखें MSME का तो ट्रेड में कितना है 230.35 लाख, दैट इज 36% हम कह सकते हैं। अदर सर्विसेज जो है वो समथिंग अराउंड 33% है, दैट इज 206.85 लाख की। मैन्युफैक्चरिंग अगर देखी जाए तो ये 31% है, दैट इज 196.65 लाख। एंड नॉन कैप्टिव इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन एंड ट्रांसमिशन में बहुत ही कम है अगर हम सबसे कंपेयर करें तो, दैट इज 0.03 लाख, ठीक है। तो सबसे ज्यादा जो है ट्रेड में हमें एमएसएमईज वगैरह देखने को मिली, मैन्युफैक्चरिंग में उसके बाद में, एंड देन कम्स टू दी अदर सर्विसेज। वहीं डिस्ट्रीब्यूशन अमंग द 3 कैटेगरीज देखें तो माइक्रो एंटरप्राइजेस जो है वो आपके हैं 630 लाख, जो स्मॉल एंटरप्राइजेस हैं वो हैं आप लोगों के 3.31 लाख, एंड जो मीडियम एंटरप्राइजेस हैं दे आर 0.05 लाख, ठीक है। सो दैट मींस वी कैन से कि माइक्रो एंटरप्राइजेस जिसमें कि 1 करोड़ तक का इन्वेस्टमेंट एंड जो आपका टर्नओवर है दैट इज ऑफ 10 करोड़, तो इसके बीच में जो है बहुत सारी मेजॉरिटी जो है एंटरप्राइजेस हमें देखने को मिल रही है, ठीक है। Then estimated employment in all MSMEs was 1109.89 lakhs. That means कि जो employment generation है वो काफी लार्ज स्केल पर हमें देखने को मिलता है MSMEs में। Employment distribution and various activities was, employment distribution देखें तो ट्रेड में ये था 35%, अदर सर्विसेज में 33% एंड मैन्युफैक्चरिंग में 32% का जो है एम्प्लॉयमेंट देखने को मिला। नॉन कैप्टिव इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन ट्रांसमिशन में 0.07 लाख, ठीक है। यहाँ पर लैक्स वाले फिगर भी दिए हैं। एम्प्लॉयमेंट इन वेरियस कैटेगरीज अगर देखा जाए तो माइक्रो में कितना है 630.52 लाख, दैट इज 97% ऑफ जो एम्प्लॉयमेंट है वो माइक्रो एंटरप्राइजेस से जनरेट किया जाता है, ठीक है। देन स्मॉल एंटरप्राइजेस में ये कितना है 31.95 लाख, दैट इज 2.88% है, एंड मीडियम में है ये 0.16%, ठीक है। दैट मीन्स वी कैन से कि सबसे ज्यादा जो है हमें माइक्रो एंटरप्राइजेस ही देखने को मिलते हैं, साथ ही साथ जो सबसे ज्यादा प्रपोर्शन है आपके एम्प्लॉयमेंट का वो भी माइक्रो एंटरप्राइजेस का ही है, ठीक है। तो ये फिगर्स आप लोगों को थोड़े थोड़े ध्यान रखने हैं, ऐसे ही याद रख लीजिए कि हाँ कहाँ पर हमें सबसे ज्यादा क्या देखने को मिला है। अब देखिए इससे बेसिकली हम अपने अगर बैंकिंग से इसको रिलेट करें तो डायरेक्टली कर सकते हैं कि जहां पर सबसे ज्यादा जो है माइक्रो एंटरप्राइजेस है, सो दैट मींस कि माइक्रो एंटरप्राइजेस में ही सबसे ज्यादा लोन्स भी प्रोवाइड करने की जरूरत पड़ती होगी, बिकॉज सबसे ज्यादा जो एंटरप्राइजेस है वो हमें उसी सेक्टर में देखने को मिल रहा है, राइट। सो अल्टीमेटली लोन्स वगैरह भी जो है वो वहीं पर ही सबसे ज्यादा हमें देखने को मिलेंगे। अब इस चीज को हम जो है 1 बाय 1 आगे चल के रिलेट भी करते जाएंगे वेरियस जो है हमारे सेक्शंस से, एंड जो वेरियस हमारे पूरी प्रोसेस है, जो एक्ट्स हैं, इन सारी चीजों की हेल्प से, ठीक है। फिर देख लेते हैं हम लोग क्या ऑब्जेक्टिव्स होते हैं एमएसएमईज के। So it can be observed that MSME in India have met the expectations of the government in this respect. MSMEs developed in a manner which made it possible for them to achieve the following objectives. क्या क्या following objectives हैं वो देख लेते हैं, एंड ये भी समझते हैं कि इन सारी चीज़ों की वजह से, ये जो सारी इसकी इम्पोर्टेंस है, ये जो सारी चीज़ें जिसमें हमने देखा कि हाँ एमएसएमईज जो है वो सक्सेसफुल है, इसी की वजह से जो है गवर्नमेंट की भी जो एक्सपेक्टेशंस है वो एमएसएमईज के साथ
में बहुत ज्यादा हैं, और इसी कारण से जो है एमएसएमईज को प्रायोरिटी सेक्टर में भी रखा जाता है, एंड वेरियस काइंड ऑफ स्कीम्स एंड वेरियस काइंड ऑफ जो है सब्सिडीज वगैरह जो है वो गवर्नमेंट प्रोवाइड करती है एमएसएमईज को। साथ ही साथ जो बैंक्स हैं उन्हें असिस्ट किया जाता है कि वो इजी टर्म्स पर जो है लोन्स वगैरह प्रोवाइड करें, ठीक है। सो हाई कंट्रीब्यूशन टू डोमेस्टिक प्रोडक्शन, जैसे कि हमने देखा कि एमएसएमई का जो प्रपोर्शन है वो बहुत ज्यादा है, बहुत जो है 635 लाख अप्रॉक्स हम बोल सकते हैं कि एमएसएमई इंडस्ट्रीज हैं। सो दैट मीन्स कि बहुत सारी इंडस्ट्रीज हैं, बहुत सारे इंटरप्राइजेज हैं जो इस पर्टिकुलर सेक्टर के अंदर आते हैं, और उसी की वजह से ये भी बोला जाएगा कि ये डोमेस्टिक प्रोडक्शन में बहुत ही ज्यादा कंट्रीब्यूट करते हैं, ठीक है। सिग्निफिकेंट एक्सपोर्ट अर्निंग्स भी काफी होती है। दैट मीन्स अपार्ट फ्रॉम डोमेस्टिक जो है डोमेस्टिक सेल्स के साथ साथ में जो एमएसएमईज हैं दे आर प्रमोटिंग एक्सपोर्टिंग और एक्सपोर्ट सेल्स जो है उसमें भी काफी जो है एक सिग्निफिकेंट रोल जो है वो प्ले कर रहे हैं, ठीक है। देन लो इन्वेस्टमेंट रिक्वायरमेंट्स, इन्वेस्टमेंट कम है, बहुत ज्यादा जो है हाई इन्वेस्टमेंट नहीं करना पड़ता है, राइट। लो इन्वेस्टमेंट में जो है काम चल जाता है। ऑपरेशनल फ्लेक्सिबिलिटी है, ये ऑपरेशनल फ्लेक्सिबिलिटी है, ऐसा नहीं कि एक पर्टिकुलर जो है इसी सिटी में या इसी जगह पर इसका जो है ऑपरेशन अंडरटेक किया जा सकता है। ऑपरेशनल फ्लेक्सिबिलिटी है, जहां पर भी रिसोर्सेज अवेलेबल होते हैं अकॉर्डिंगली वहां पर ये एंटरप्राइजेस को सेटअप कर दिया जाता है, एंड इन्हें बहुत ज्यादा हाई जो है लार्ज एरिया की भी जरूरत नहीं होती है, एज दी जो रिक्वायरमेंट्स हैं, जो इन्वेस्टमेंट वगैरह वो सारी चीजें भी क्या होती है इनकी कम होती है। मोबिलिटी है, जहां पर जैसे रिक्वायर्ड है वो मोबाइल भी होती हैं, राइट। देन लो इंटेंसिव इंपोर्ट्स, बहुत ज्यादा ये जो है इंपोर्ट इंटेंसिव नहीं होती है। दैट मीन्स एमएसएमईज जो है वो अलग ही काइंड ऑफ प्रोडक्ट्स वगैरह बना रही है, जरूरी नहीं कि वो इंपोर्टेड आ जाए। सेकेंड चीज कि एमएसएमईज जो है वो लेबर इंटेंसिव ज्यादा होती है, उन्हें कैपिटल गुड्स की इतनी जरूरत नहीं है, तो ज्यादा कैपिटल गुड्स की जरूरत नहीं है, तो ज्यादा जो है हमें कैपिटल गुड्स को इंपोर्ट करने की भी जरूरत नहीं होती है, क्योंकि ये लेबर इंटेंसिव ज्यादा हम इसे कहेंगे। कैपेसिटीज टू डेवलप एंड अप्रोप्रिएट इंडिजीनियस टेक्नोलॉजी, इसमें जो है इंडिजीनियस टेक्नोलॉजी हमारी खुद की कंट्री की जो टेक्नोलॉजी है वो भी बनाई जा सकती है, इसकी भी कैपेसिटी होती है, ठीक है। इम्पोर्ट सब्स्टिट्यूशन इसे बिल्कुल कहा जाएगा, बिकॉज दीज एमएसएमईज प्रोवाइड एन नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स, अलग अलग काइंड के अलग अलग वेराइटी के प्रोडक्ट्स जो है ये बनाते हैं एंड उसे जो है सेल करते हैं, तो इम्पोर्ट भी जो है इससे सब्स्टिट्यूट हो सकता है। कंट्रीब्यूशन टुवर्ड्स डिफेंस प्रोडक्शन, जो आपकी एमएसएमईज है वो ऑलमोस्ट हर एक काइंड ऑफ जो प्रोडक्शन है उसमें कंट्रीब्यूट करने के लिए जो है एलिजिबल होती है, एंड इवन उन लोगों के पास में उतने मीन्स होते हैं, तो ये डिफेंस प्रोडक्शन में भी जो है एमएसएमई हेल्प करती है। टेक्नोलॉजी ओरिएंटेड इंडस्ट्रीज हैं, कॉम्पिटिटिवनेस इन डोमेस्टिक एंड एक्सपोर्ट मार्केट्स, ठीक है, डोमेस्टिक और एक्सपोर्ट मार्केट दोनों में ही जो है कॉम्पिटिटिव एज हमें देखने को मिलता है। एट द सेम टाइम वन हैज टू अंडरस्टैंड द लिमिटेशंस ऑफ एमएसएमई व्हिच आर, इसके जो कुछ लिमिटेशंस है वो भी क्या होते हैं, लो कैपिटल बेस कम है, तो कैपिटल बेस कम है, सो अल्टीमेटली जो उसमें अगर कोई जो है ज्यादा अगर हाई टेक टेक्नोलॉजी की जरूरत है तो उसके लिए ज्यादा इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा, ज्यादा इन्वेस्टमेंट करेंगे तो एमएसएमई की जो बाहर है उसके बाहर आ जाएगी इंडस्ट्री, और अगर उसके बाहर आती है तो जो वेरियस एडवांटेजेस मिलते हैं एमएसएमई को गवर्नमेंट की साइड से वो नहीं मिलेंगे, तो क्योंकि जो है कैपिटल बेस इसका जो है लो रहता है, तो जो वेरियस एमएसएमईज हैं ये बहुत ज्यादा जो है इन्वेस्टमेंट नहीं करती है, बिकॉज जो इंडस्ट्रीज होती है, जो एंटरप्राइजेस होते हैं वो उस पर्टिकुलर सेक्टर से जो है बाहर नहीं आना चाहते हैं, ठीक है। कंसंट्रेशन ऑन फंक्शंस इन 1 or 2%, ठीक है। इनएडिक्वेट एक्सपोजर टू इंटरनेशनल एनवायरमेंट, इनएडिक्वेट एक्सपोजर है, एकदम एडिक्वेटली एक्सपोजर नहीं है, ऐसा है कि एकदम से जो है इंटरनेशनल मार्केट में हम लोग चले गए, वहां पे थोड़े दिन चल लिए, फिर पता चला कि कोई वहां का कोई सा एक ऐसा प्रोडक्ट आ गया जो कि हमारे प्रोडक्ट से अबव वाला हो जाए, तो ऐसे केस में फिर हमारे जो एमएसएमईज है उनके पास में जो है इतनी जो है प्लानिंग नहीं रहती है कि नेक्स्ट स्टेप क्या रहेगा हमारा, जिसकी वजह से हमारा प्रोडक्ट जो है वो कॉम्पीट कर पाएगा, तो इनएडिक्वेट एक्सपोजर है। इनएबिलिटी टू फेस इम्पैक्ट ऑफ डब्ल्यूटीओ रेजाइम, डब्ल्यूटीओ के जो रेजाइम्स है, डब्ल्यूटीओ की जो वेरियस पॉलिसीज हैं वो जो है उसे फेस करने के लिए जो है अभी हम लोग उतने रेडी नहीं है, ठीक है।
इनएडिक्वेट कंट्रीब्यूशन टुवर्ड्स R&D, इनएडिक्वेट कंट्रीब्यूशन है R&D के लिए। देखो अगर किसी भी प्रोडक्ट को हमें प्रॉपरली चलाना है तो उसके लिए बहुत ज्यादा जो है R&D की जरूरत पड़ती है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट की जरूरत पड़ती है, एंड रिसर्च एंड डेवलपमेंट अच्छा होना बहुत ही ज्यादा जरूरी होता है। तो R&D पर जो है इनएडिक्वेट कंट्रीब्यूशन है, जिसकी वजह से प्रॉपर जो गुड्स वगैरह हैं जो बनने चाहिए वो नहीं बनते हैं। ऑलराइट, लैक ऑफ प्रोफेशनलिज्म, यहाँ पर क्या है, लैक ऑफ प्रोफेशनलिज्म है, क्योंकि अगर किसी प्रोफेशनल इंसान को जो है, अगर किसी प्रोफेशनल पर्सन को जो है अगर हायर किया जाता है तो उसे हाई सैलरीज भी पे करनी पड़ेगी, क्योंकि ऑब्वियसली चीज है एक प्रोफेशनल पर्सन जो है वो अकॉर्डिंगली जो है सैलरी की डिमांड करेंगे, राइट। तो इसके लिए जो है प्रोफेशनलिज्म की भी कमी वहां पर होती है, जिसकी वजह से जो वेरियस लिमिटेशंस और जो वेरियस प्रॉब्लम्स अराइज होती है वो हमें देखने को मिलती है। सो अपार्ट फ्रॉम द ऑब्जेक्टिव्स और द इंपॉर्टेंस, देयर आर सम लिमिटेशंस आल्सो ऑफ MSMEs, all right. In spite of these limitations, the MSME have made significant contribution towards technological development and exports. MSMEs are established in almost all the major sectors in the Indian industry, such as, ठीक है, इन सारे लिमिटेशंस के ऊपर जो है हम देखते हैं कि हाँ MSME सक्सेसफुल हो रही है, और ये कुछ हमारे पास में वेरियस सेक्टर्स हैं जहां पर MSMEs देखने को मिलती है। फूड प्रोसेसिंग में MSMEs हैं, केमिकल एंड फार्मास्यूटिकल्स में है, इलेक्ट्रोमेजिकल इक्विपमेंट्स है, लेदर एंड लेदर गुड्स हैं, बायो इंजीनियरिंग, प्लास्टिक प्रोडक्ट्स, एग्रीकल्चरल इनपुट्स, इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल्स, इलेक्ट्रॉनिक्स, टेक्सटाइल्स एंड गारमेंट्स, मीट प्रोडक्ट्स, स्पोर्ट गुड्स, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर एक्सेट्रा। दैट मीन्स ऑलमोस्ट हर एक काइंड ऑफ का जो हमारा सेक्टर है, हर एक काइंड ऑफ जो इंडस्ट्रीज है, इन सभी में जो है MSMEs है, अवेलेबल है, एंड MSMEs जो है वो वर्क कर रही हैं। सो इसी के लिए जो है MSMEs बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट भी हो जाती हैं। ऑल राइट, रिजल्टिंग फ्रॉम ग्लोबलाइजेशन एंड लिबरलाइजेशन कपल्ड विद द WTO regime, Indian MSMEs have been passing through a transitional period with a slowing down of Western economies, particularly USA and European Unions, and enhanced competition from China and a few low-cost centers of production from abroad. Many units in India have been facing a tough time. Those MSMEs who have a strong technological base, international business outlook, competitive spirit and willingness to restructure themselves shall withstand the present challenges and come out with flying colors to make their own contribution to the Indian economy. ठीक है, तो ये सारी जो चीजें हैं, हमने ये भी देखा कि अपार्ट फ्रॉम द लिमिटेशंस जो MSMEs है वो हर एक सेक्टर में हमें देखने को मिल रही है, लेकिन फिर भी जो है MSMEs जो हैं उन्हें बहुत ज्यादा जो है कंपटीशन फेस करना पड़ रहा है, एंड सिर्फ वही एंटरप्राइज या वही इंडस्ट्री जो है कंपीट कर पा रही है जिनका टेक्नोलॉजिकल बेस स्ट्रांग है, जिनका जो है एक इंटरनेशनल बिजनेस आउटलुक है, जिनकी प्रॉपर प्लानिंग है। ये सारी चीजें जो है जिन एंटरप्राइजेस में प्रॉपरली हमें देखने को मिल रही है, सिर्फ वही जो है इस कॉम्पिटिटिव एनवायरनमेंट में compete कर पा रही हैं, अदरवाइज जो है बहुत मुश्किल हो रही है। बिकॉज जो अदर जो और भी डेवलप्ड कंट्रीज है, लाइक फॉर एग्जांपल हम लोग चाइना लें, तो चाइना जो है वो अपने प्रोडक्ट्स बहुत ही लो कॉस्ट पर सेल करती है, एंड वी ऑल नो कि जितनी लो कॉस्ट होती है उतनी ज्यादा जो है डिमांड की जाती है। सो अकॉर्डिंगली जो लो कॉस्ट है उसे जो है हमारी जो कंपनीज है, हमारी जो एंटरप्राइजेस हैं, उन्हें compete करना पड़ेगा विथ इवन लोअर कॉस्ट, और अगर लो कॉस्ट नहीं है तो विथ अ वेरी सुपीरियर क्वालिटी जो है उसे compete करने की जरूरत पड़ेगी। ठीक है, तो इसलिए ये जो है कहीं कहीं पर हमें लिमिटेशंस एंड शॉर्टफॉल्स देखने को मिलते हैं, एंड ये भी समझ में आता है इससे कि MSMEs को कितना ज्यादा फाइनेंस की जरूरत है, बिकॉज इन सारी चीजों में रिक्वायर्ड क्या होता है, फाइनेंस, एंड फाइनेंस से रिलेटेड ही हमें इसे पढ़ना है, बिकॉज हमारा जो रिलेशन है दैट मीन्स एक बैंक का और जो वेरियस सेक्टर्स है उनका जो रिलेशन है वो बेसिकली फाइनेंस से रिलेटेड है, एंड फाइनेंस कहाँ पर क्यों जरूरी है उसी के लिए जो है हम MSMEs को भी पढ़ रहे हैं। ठीक है, सो अब जो आगे आने वाले हमारे वीडियोस होंगे उसमें हम लोग इसके बारे में और भी देखेंगे, MSMEs में जो वेरियस इसका डेवलपमेंट एक्ट है, कैसे जो है प्रॉपर जो फंड्स है वो प्रोवाइड किए जाते हैं, किसे कितना फंड प्रोवाइड किया जाता है, और कितनी जो है लिमिटेशंस एंड कितनी जो है लिबर्टी होती है बैंक के पास में, इन सारी चीजों को हम लोग आगे देखेंगे। आई होप सो
कि ये जो पर्टिकुलर लेक्चर में हम लोगों ने देखा ये सारी चीजें आप लोगों को अच्छे से क्लियर है। विद दिस हम लोग इस वीडियो के एंड पर आते हैं, बट इसे एंड करने से पहले एक छोटी सी इंफॉर्मेशन मैं आप लोगों को देना चाहूंगी, दैट इज ये जो हमारे सारे वीडियोज हैं, इन वीडियोस को आप एक्सेस कर सकते हो इजीली हमारा जो YouTube चैनल है मैग्नेट ब्रेन्स कंपटीशन, वहां से। लेकिन अपार्ट फ्रॉम दैट आप लोगों के पास में एक और ऑप्शन होता है, और वो है मैग्नेट ब्रेन्स की ऑफिशियल वेबसाइट। बहुत ही सिंपल प्रोसेस होता है, गूगल ओपन करना है, वहां पर आपको सर्च करना है www.magnetbrains.com, तो वेबसाइट ओपन हो जाएगी। जब आप इसे स्क्रॉल करेंगे तो लेफ्ट हैंड साइड पर आपको वेरियस कोर्सेज के ऑप्शंस दिखेंगे, उसमें से एक कोर्स आपको दिखेगा जैप कैब, इस पर आपको क्लिक करना है। इस पर क्लिक करने से आपके सामने जो वेरियस जो प्लेलिस्ट है वो आपको विजिबल हो जाएंगी। इनमें से जो भी पर्टिकुलर प्लेलिस्ट का आपको वीडियो देखना है उस पर वॉच नाउ पर क्लिक कीजिए। वॉच नाउ पर क्लिक करने से जो वेरियस टॉपिक्स है वो विजिबल हो जाएंगे। जिस भी टॉपिक को आपको एक्सेस करना है उसके वॉच नाउ पर क्लिक कीजिए एंड वीडियो प्ले हो जाएगा। इसी वे में आप बहुत ही इजीली किसी भी टॉपिक को जो है वेबसाइट के थ्रू एक्सेस कर सकते हैं। ऑल्सो हमारा जो YouTube चैनल है मैग्नेट ब्रेन्स कंपटीशन, आप लोग उसे सब्सक्राइब करें, इन वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें एंड प्लीज़ डू लाइक द वीडियोस। थैंक यू।